True Tales Now. 26 नवंबर 2008। हाँ, एक ऐसी तारीख जो शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाए। वो काली रात जब मुंबई, सपनों का शहर, आतंकियों के निशाने पर था। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ घंटों की गोलीबारी या धमाकों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत गहरी, एक सोची समझी साजिश की, जिसका ताना बाना आप समझिए सीमा पार बुना गया था। सही कहा। ये कहानी उन सैकड़ों बेगुनाहों की भी है जिन्होंने अपनी जानें कमाई, उन परिवारों की है जिनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई, और उन बहादुरों की भी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस कहर का सामना किया। हाँ, आज की हमारी ये बातचीत, ये जो गहरी चर्चा है, इसी 621 मुंबई हमले पर है। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ घटनाओं को दोहराएं नहीं, बल्कि उनकी तह तक जाएं। और खासतौर पर, जैसा हमने तय किया था, हम उस एक आतंकवादी पर ध्यान देंगे जो जिंदा पकड़ा गया, अजमल कस्साब। उसकी कहानी मुझे लगता है इस हमले की कई परतें खोल सकती हैं। बिल्कुल। हमारा जो विश्लेषण है उसका आधार 2611 मुंबई के स्थायी घाव शीर्षक वाले दस्तावेज से लिए गए अंश हैं। ये स्रोत हमें बताते हैं कि हमले की योजना कैसे बनी, उसे अंजाम कैसे दिया गया, कसाब जैसे एक मोहरे की इसमें क्या भूमिका थी, और सबसे जरूरी, इस हमले के बाद क्या कुछ बदला। हाँ, हमारा मकसद भी यही है। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि क्यों हुआ, कैसे पाकिस्तान में ये पूरी साजिश रची गई, कैसे अजमल कसाब जैसा एक आम सा लड़का एक वहशी हत्यारे में बदल गया। और उस रात मुंबई ने जो बर्बरता झेली, उसके पीछे की मानसिकता क्या थी, कहाँ चूक हुई हमारी सुरक्षा में, और इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए। कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब ढूंढने की तथ्यों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साजिश, इसकी जड़ें कहाँ थीं? किसने रची ये साजिश? देखिए, दस्तावेज तो साफ इशारा करते हैं कि इस हमले के पीछे मुख्य संगठन था पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा, यानी LET। लश्कर-ए-तैयबा, हाँ, इनका नाम तो सुना ही है। इनकी भारत विरोधी विचारधारा तो जगजाहिर है। बिल्कुल, लेकिन इस बार निशाना मुंबई था, भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, एक ऐसी जगह जो भारत की तरक्की का प्रतीक है। तो मकसद सिर्फ जाने लेना नहीं था, बल्कि भारत की छवि पर, अर्थव्यवस्था पर चोट करना था। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुंबई पर हमला करके वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भारत अपने सबसे अहम शहर को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वो एक तरह से भारत के आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, निवेशकों को डराना चाहते थे। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा। हाँ बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। आर्थिक राजधानी पर हमला मतलब देश की रीढ़ पर हमला। तो जाहिर है इतने बड़े मकसद के लिए तैयारी भी बहुत बड़ी लगी होगी। ये आतंकी, इनका चुनाव कैसे हुआ, ट्रेनिंग कैसे हुई? क्या ये कुछ दिनों की बात थी? नहीं, कुछ दिन नहीं, ये महीनों की गहन तैयारी थी। जानकारी जो मिलती है उसके अनुसार 2008 की शुरुआत में ही LET ने पाकिस्तान के मुरीद के और दूसरे कैंपों में खास ट्रेनिंग के लिए लड़कों को चुनना शुरू कर दिया था। अच्छा, और ये चुनाव किस आधार पर होता था? और वो ऐसे नौजवानों को चुनते थे जो शारीरिक रूप से फिट हो, जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सके, और जिनमें मरने मारने का जज्बा भरा जा सके। और ट्रेनिंग में क्या क्या था? सिर्फ बंदूक चलाना? अरे नहीं, सिर्फ बंदूक नहीं, ये ट्रेनिंग बहुत व्यापक थी। उन्हें AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफलें चलाना सिखाया गया, हैंड ग्रेनेड फेंकना। ग्रेनेड भी? हाँ, ग्रेनेड, IED बनाना और इस्तेमाल करना। फिर शहरी युद्ध की ट्रेनिंग, इमारतों में कैसे घुसना है, बंधक कैसे बनाना है, सुरक्षा बलों का सामना कैसे करना है, सब कुछ। और तकनीक का इस्तेमाल, GPS वगैरह? हाँ, वो भी। आधुनिक गैजेट्स, GPS चलाना सिखाया ताकि मुंबई जैसे शहर में भटके नहीं। सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करना सिखाया ताकि हमले के दौरान भी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से जुड़े रहें, निर्देश लेते रहें। और समुद्री रास्ते से आना था तो उसकी भी ट्रेनिंग हुई होगी? हाँ, ये बहुत खास था, क्योंकि योजना समुद्र के रास्ते घुसपैठ करने की थी, तो उन्हें खास तौर पर मोटर बोट चलाना और तैरना भी सिखाया गया था। किसी कमांडो ऑपरेशन से कम तैयारी नहीं थी ये। और इन्हीं लड़कों में से एक था अजमल कसाब, जिसकी कहानी पर हम आज खास ध्यान दे रहे हैं। ये कसाब कौन था,
कैसे ये इस रास्ते पर आ गया? अजमल आमिर कसाब, इसकी कहानी जैसा दस्तावेज बताते हैं, पाकिस्तान के एक बहुत पिछड़े, बहुत गरीब इलाके की कहानी है, पंजाब प्रांत का फरीदकोट गांव। फरीदकोट। हाँ, परिवार बहुत गरीब, पिता दही बड़े बेचते थे, कसाब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल छोड़ दिया और छोटी उम्र में ही घर से भाग गया। अच्छा, घर से भाग गया। फिर क्या किया उसने? लाहौर जैसे शहरों में गया, छोटे मोटे काम किए, मजदूरी की, लेकिन जल्दी ही वो छोटे मोटे अपराधों में पड़ गया। लड़ाई झगड़े, डकैती की कोशिशें, मतलब जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, एक तरह से हाशिए पर था। तो फिर ये लश्कर के संपर्क में कैसे आया? क्या जबरदस्ती भर्ती किया गया था? नहीं, जबरदस्ती नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर डकैती की योजना बना रहा था। उन्हें हथियार चाहिए थे। अच्छा, हथियार के लिए। हाँ, और इसी चक्कर में वो लश्कर ए तैयबा के लोगों के संपर्क में आए। और एलईटी के जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो ऐसे ही भटके हुए, नाराज, महत्वाकांक्षी नौजवानों की तलाश में रहते हैं। यानी उन्होंने कसाब की मजबूरी और उसकी दिशाहीनता का फायदा उठाया। बिल्कुल, उन्होंने कसाब को सिर्फ हथियार नहीं दिए, बल्कि एक बड़ा मकसद देने का सपना दिखाया। उसे जिहाद के नाम पर बरगलाया, जन्नत का लालच दिया, शहीदी का गौरव बताया। ब्रेन वॉश किया मतलब? हाँ, पूरी तरह से। उसे यकीन दिलाया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसका बदला लेना उसका फर्ज है। और सबसे बड़ा लालच, उसके परिवार को पैसों की मदद का वादा। गरीबी, धार्मिक कट्टरता और पैसा, ये तो बड़ा खतरनाक मिश्रण है। तो क्या ये माने कि कसाब सिर्फ एक मोहरा था? दस्तावेज तो यही इशारा करते हैं। कसाब जैसे युवा, जिनके पास खोने को कुछ खास नहीं था, जो शायद समाज से नाराज थे, उन्हें लश्कर ए तैयबा ने आसानी से अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया गया, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी गई। उसे महसूस कराया गया कि वो अब आम लड़का नहीं, एक पवित्र योद्धा है। तो एक छोटा मोटा अपराधी बन गया, प्रशिक्षित आतंकवादी। हाँ, उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे गरीबी, कट्टर विचारधारा मिलकर तबाही का हथियार बन सकते हैं। इस पूरी साजिश में एक और नाम बहुत अहम है, डेविड कोलमैन हेडली। ये कौन था? इसका क्या रोल था? डेविड हेडली, असली नाम दाऊद सईद गिलानी, ये इस कहानी का एक बहुत ही पेचीदा और शातिर किरदार है। पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी नागरिक? हाँ, देखने में पढ़ा लिखा स्मार्ट बिजनेसमैन, अमेरिका पाकिस्तान आता जाता रहता था, लेकिन असल में वो लश्कर ए तैयबा और बाद में पता चला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दोनों के लिए काम कर रहा था। अमेरिकी नागरिक होने का क्या फायदा मिला इसे? बहुत बड़ा फायदा। अमेरिकी पासपोर्ट, मतलब एक बेहतरीन कवर, वो आसानी से भारत आ जा सकता था, किसी को शक भी नहीं होता था। उसने तो मुंबई में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का दफ्तर भी खोल लिया था, दिखाने के लिए। अच्छा, मुंबई में दफ्तर। और असल काम क्या था इसका? असल काम था रेकी, मतलब रिकॉनेसेंस, मुंबई हमले के लिए जमीनी तैयारी करना। 2006 से 2008 के बीच हमले से पहले हेडली ने कई बार मुंबई का दौरा किया। कहाँ गया ये? वो उन सभी जगहों पर गया जिन्हें बाद में निशाना बनाया गया। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, CST रेलवे स्टेशन, सब जगह। और ये रेकी मतलब सिर्फ लोकेशन देखना था या कुछ और भी? नहीं, बहुत विस्तृत रेकी थी ये, एकदम पेशेवर तरीके से। हेडली ने इन जगहों के वीडियो बनाए, तस्वीरें ली, अंदर बाहर के रास्ते, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, सुरक्षा गार्ड कहाँ होते हैं, CCTV कहाँ लगे हैं, कहाँ ज्यादा भीड़ होती है, कहाँ से घुसना आसान है, कहाँ से भागना, सब कुछ। अरे बाप रे, मतलब एकदम बारीकी से। हाँ, बहुत बारीकी से। उसने ताज होटल के कमरों तक की रेकी की थी, अंदर का लेआउट जानने के लिए। और ये सारी जानकारी ये कहाँ भेजी इसने? ये सारी जानकारी, वीडियो, नक्शे, नोट्स उसने सीधे पाकिस्तान भेजी, अपने आकाओं को, LET कमांडरों और ISI अधिकारियों को। और इसी जानकारी के आधार पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। आतंकियों को बताया गया कि कहाँ से घुसना है, कहाँ हमला करना है। तो मतलब हेडली के बिना शायद ये हमला इतना सटीक और विनाशकारी नहीं होता। बिल्कुल, हेडली इस साजिश की आंख और कान था, समझिए। तो अब तस्वीर साफ है, LET की योजना, ISI का हाथ, हेडली की रेकी और कसाब जैसे प्रशिक्षित आतंकी। अब बारी थी मुंबई की ओर उस खूनी सफर की। ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये सफर शुरू हुआ 23 नवंबर 2008 को कराची के पास समुद्र तट से। 10 युवा आतंकी, उम्र वही 20-25 साल,
जिनमें कसाब भी था। एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव अल हुसैनी पर सवार हुए। और सामान क्या क्या था इनके पास? हथियारों का जखीरा, हर एक के पास AK-47, पिस्टल, सैकड़ों गोलियां, दर्जनों हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में RDX, विस्फोटक, टाइमर डिवाइस, IED बनाने का सामान। और वही GPS, सैटेलाइट फोन। हाँ, वो सब भी। साथ में खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट्स, शायद ड्रग्स भी थीं ताकि लंबे समय तक लड़ सकें बिना थके, बिना सोए। क्या निर्देश मिले थे इन्हें? निर्देश सीधा और क्रूर था। जाओ, मुंबई को खून से लाल कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, खासकर गोरों को, मतलब पश्चिमी देशों के नागरिकों को। तब तक लड़ो जब तक मारे न जाओ। उन्हें मरने के लिए भेजा गया था। शहीद होने के लिए। हाँ, उनकी भाषा में शहीद होने के लिए। कराची से मुंबई ये सफर कैसे तय किया? सीधे आ गए? नहीं, सीधे नहीं। समुद्र में कुछ दूर जाकर उन्होंने नाव बदली। फिर भारतीय समुद्री सीमा के पास पहुंचकर उन्होंने अरब सागर में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव MV कुबेर को हाईजैक कर लिया। कुबेर, हाँ। भारतीय नाव। हाँ। उस पर जो मछुआरे थे उनका क्या हुआ? ये बहुत दुखद है। कुबेर पर 5 भारतीय मछुआरे थे। आतंकियों ने उन्हें बंधक बना लिया और रास्ते में 4 मछुआरों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। उनके शव समुद्र में फेंक दिए। हे भगवान, 4 लोगों को मार दिया, एक को जिंदा रखा, क्यों? हाँ, नाव के कप्तान अमर सिंह सोलंकी, उन्हें जिंदा रखा। उन्हें बंदूक की नोक पर मजबूर किया कि वो नाव को मुंबई के तट की ओर ले जाएं। वो चाहते थे कि एक भारतीय नाव पर सवार होकर भारतीय तट के पास पहुंचे ताकि किसी को शक न हो। और जब मुंबई पास आ गया तब कप्तान सोलंकी का? जैसे ही नाव 26 नवंबर की शाम मुंबई तट से कुछ दूर पहुंची, आतंकियों ने कप्तान अमर सिंह सोलंकी की भी गला रेतकर हत्या कर दी। उनकी लाश नाव के इंजन रूम में छोड़ दी, जो बाद में कोस्ट गार्ड को मिली। कितनी बेरहमी थी। हाँ, इंसानियत बची नहीं थी उनमें, बस मिशन था। तो कुबेर से उतरकर मुंबई में कैसे घुसे? कुबेर नाम से उन्होंने एक छोटी हवा भरी रबर बोट, इन्फ्लेटेबल डिंगी, पानी में उतारी। रात का अंधेरा था। 10 आतंकी उस छोटी नाव में सवार हुए और 26 नवंबर 2008 की रात लगभग 8 बजे मुंबई के कोलाबा इलाके में भदवार पार्क के पास मछुआरों की एक बस्ती के किनारे उतरे। भदवार पार्क, ये तो ज्यादा चहल पहल वाली जगह नहीं है। किसी ने देखा नहीं इन्हें? कुछ मछुआरों ने देखा था। उन्हें ये लोग अजीब लगे। रात का वक्त, काले कपड़े, भारी बैग। मछुआरों ने पूछा भी कि कौन हो, कहाँ से आए हो। आतंकियों ने कहा कि छात्र हैं। और मछुआरों ने मान लिया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने पुलिस को खबर दी थी, लेकिन जब तक पुलिस हरकत में आई तब तक वो आतंकी वहां से निकल चुके थे। उतरने के बाद क्या किया उन्होंने? योजना के मुताबिक वो टैक्सी पकड़कर शहर के अलग अलग हिस्सों की ओर निकल पड़े। कुछ स्रोत कहते हैं कि वो 5-5 के 2 ग्रुप में बट गए थे। हर ग्रुप को पहले से तय टारगेट पर हमला करना था। और सबसे अहम बात, उनके हैंडलर पाकिस्तान से सैटेलाइट फोन पर लगातार उनके संपर्क में थे, निर्देश दे रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे। मुंबई पर मौत का साया मंडरा रहा था और शहर अनजान था। और फिर रात के 9:15 बजे के बाद धमाकों और गोलियों की आवाजें। मुंबई के अलग अलग कोने। सबसे पहला और शायद सबसे भयानक हमला हुआ CST पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्या हुआ वहां? रात के लगभग 9:20 CST स्टेशन, जिसे पहले VT कहते थे, रोज की तरह भीड़ भाड़ वाला। हजारों लोग, यात्री, उनके परिवार, कुली, वेंडर, सब थे वहां। लोकल ट्रेनें आ जा रही थीं, लंबी दूरी की गाड़ियों का इंतजार हो रहा था। बिल्कुल सामान्य माहौल। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल क्या कयामत लाने वाले हैं। CST पर कौन थे हमलावर और कैसे किया उन्होंने ये सब? अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान, ये दोनों स्टेशन के मेन पैसेंजर हॉल में पीछे के दरवाजे से घुसे, हाथों में AK-47, पीठ पर बैग जिनमें गोलियां और ग्रेनेड भरे थे। जो चश्मदीद थे और जो CCTV फुटेज बाद में आई, उसके हिसाब से वो बिल्कुल शांत दिख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि क्या करना है। और घुसते ही फायरिंग, बिना कुछ कहे? हाँ, रात 9:24 के आसपास, बिना एक शब्द कहे हॉल में मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। गोलियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते भागे, कोई मेज के नीचे, कोई खंभों के पीछे, कोई प्लेटफॉर्म की तरफ। लेकिन वो
वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे। वो मंजर सोचकर ही डर लगता है। हर तरफ चीखें, खून, लाशें, भागते हुए लोग। कुछ ही मिनटों में स्टेशन का हॉल एक कत्लगाह बन गया। बच्चों की चीखें, महिलाओं की पुकारें, गोलियों की आवाज, एक भयानक शोर। कसाब और इस्माइल सिर्फ हॉल में नहीं रुके, वो प्लेटफॉर्म्स पर गए, वहां भी लोगों पर गोलियां चलाईं। अपने सीसीटीवी फुटेज की बात की, वो तो बहुत वायरल हुई थी। कसाब की पहचान का सबसे बड़ा सबूत वही बनी। बिल्कुल, सीएसटी स्टेशन के कैमरों ने कसाब और इस्माइल की वहशत को कैद कर लिया था। वो फुटेज उसमें साफ दिख रहा था, नीली टी शर्ट, कार्गो पैंट पहने कसाब हाथ में AK-47 लिए बड़े आराम से घूम रहा है और लोगों पर गोलियां चला रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं। वो तस्वीर 26/11 हमले का चेहरा बन गई। पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? कोई मुकाबला नहीं हुआ? सीएसटी पर रेलवे पुलिस फोर्स, RPF और मुंबई पुलिस के कुछ जवान थे। गोलियों की आवाज सुनकर वो आए, उन्होंने सामना करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पुलिस के पास पुरानी 303 राइफलें थीं या पिस्तौलें। और आतंकियों के पास AK-47। हाँ, ऑटोमेटिक हथियार। तो पुलिस की राइफलें उनके सामने बेअसर थीं। आतंकियों के पास गोलियां भी ज्यादा थी, शायद ट्रेनिंग भी बेहतर थी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। कुछ पुलिस वाले घायल हुए, शहीद भी हुए, लेकिन वो कसाब और इस्माइल को रोक नहीं पाए। कितनी देर चला ये सब सीएसटी पर? लगभग 15-20 मिनट। उतने में ही उन्होंने कहर बरपा दिया। करीब 56 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए और फिर कसाब और इस्माइल स्टेशन से बाहर निकल गए। सीएसटी के साथ ही लगभग उसी वक्त एक और मशहूर जगह पर हमला हुआ, लियोपोल्ड कैफे, कोलाबा में। जी हाँ, रात 9:30 बजे के आसपास 2 और आतंकी, शोएब और नजीर, वो कोलाबा कॉजवे पर लियोपोल्ड कैफे पहुंचे। ये कैफे विदेशियों और लोकल युवाओं में बहुत पॉपुलर है। उस रात भी खचाखच भरा था, लोग खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे। और वहां भी अंधाधुंध फायरिंग? हाँ, ये दोनों दरवाजे पर खड़े हुए और अंदर बैठे लोगों पर AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पल भर में सब बदल गया। चीख पुकार, भगदड़, कांच टूटे, मेजें मलटी, लोग खून में लथपथ गिरे। कुछ देर फायरिंग करके वो भी भाग निकले। कितने लोग मारे गए वहां? लियोपोल्ड कैफे में 10 लोग मारे गए, उनमें कई विदेशी नागरिक भी थे, कई घायल हुए। आज भी लियोपोल्ड कैफे की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, उस रात की गवाही देते हुए। कि कसाब और इस्माइल वो कहाँ गए? अगला निशाना क्या था उनका? सीएसटी से निकलकर उन्होंने पहले एक टैक्सी ली, फिर उसे छोड़ दिया, फिर पैदल ही कामा एंड एल्प्लेस हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। ये एक सरकारी अस्पताल है महिलाओं और बच्चों के लिए। अस्पताल पर हमला करने वाले थे, मरीजों पर? शुरू में ऐसा लगा था, लेकिन बाद में जो पता चला, उनका निशाना शायद अस्पताल नहीं था। वो अस्पताल के आसपास की गलियों का इस्तेमाल कर रहे थे, छिपने के लिए और पुलिस पर घात लगाकर हमला करने के लिए। और यहीं पर मुंबई पुलिस के वो 3 बड़े अधिकारी? हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना थी। हमले की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस के कई बड़े ऑफिसर फील्ड में उतर गए थे। इनमें ATS चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल CP अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर शामिल थे। तीनों बहुत बहादुर और काबिल अफसर माने जाते थे। ये तीनों एक साथ थे? हाँ, जानकारी यही है कि वो अलग अलग जगहों से कामा अस्पताल के इलाके में पहुंचे थे और फिर एक ही गाड़ी में सवार होकर आतंकियों की तलाश कर रहे थे। उन्हें शायद खबर मिली थी कि आतंकी पास की गली में छिपे हैं। और फिर? जैसे ही उनकी गाड़ी उस गली के पास पहुंची, वहां छिपे कसाब और इस्माइल ने गाड़ी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गाड़ी की अगली सीटों पर बैठे हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर तीनों मौके पर ही शहीद हो गए। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। मुंबई पुलिस और देश के लिए एक ही झटके में 3 सबसे अनुभवी अफसर खो देना, ये आतंकियों की एक बड़ी सफलता थी और हमारे लिए एक कभी ना भरने वाला घाव। वाकई। लेकिन इसी अंधेरे में एक बहादुरी की ऐसी मिसाल भी सामने आई, जिसने शायद हमले का रुख मोड़ दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले, उनकी शहादत और कसाब की गिरफ्तारी, वो कैसे हुआ? तुकाराम ओमले, उनका बलिदान 26/11 की कहानी का वो अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।
कामा अस्पताल के पास अपने सीनियर अफसरों को मारने के बाद कसाब और इस्माइल ने उनकी पुलिस जीप हाईजैक की और भाग निकले। वो गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस को पता चल गया था? हाँ, वायरलेस पर मैसेज चला गया था। पुलिस ने कई जगह नाकेबंदी कर दी थी। गिरगांव चौपाटी पर भी बैरिकेड लगा था। देर रात जब कसाब और इस्माइल उस जीप में तेजी से वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो रुके नहीं होंगे? नहीं, उन्होंने जीप बैरिकेड में भिड़ा दी और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसी में जीप चला रहा इस्माइल खान मारा गया, लेकिन कसाब वो जीप से उतरा और अपनी AK-47 से पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। और यहीं पर ASI तुकाराम ओम्बले सामने आए। जी हाँ, तुकाराम ओम्बले उस टीम में थे। उनके पास शायद सिर्फ एक लाठी थी या वो निहत्थे थे। उन्होंने देखा कसाब गोलियां चला रहा है और जाने जा सकती हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो सीधे कसाब की तरफ दौड़े। AK-47 के सामने निहत्थे थे। हाँ, ये अदम्य साहस था। वो कसाब के पास पहुंचे और उसकी राइफल की बैरल नली को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया ताकि गोलियां दूसरों को ना लगें। कसाब ने ट्रिगर दबा दिया। AK-47 की कई गोलियां सीधे तुकाराम ओम्बले के सीने और पेट में लगी। लेकिन उन्होंने राइफल छोड़ी नहीं। नहीं, गोलियां लगने के बावजूद, बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो राइफल को पकड़े रहे तब तक जब तक बाकी पुलिस वालों ने आगे बढ़कर हक्के बक्के रह गए कसाब को दबोच नहीं लिया। तुकाराम ओम्बले ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन अपनी जान देकर उन्होंने 26/11 के इकलौते हमलावर को जिंदा पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी ने पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत दे दिया। बिल्कुल। अगर कसाब भी मारा जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए इनकार करना आसान होता। कसाब की जिंदा गिरफ्तारी ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया के सामने सच आ गया। तुकाराम ओम्बले की शहादत बेकार नहीं गई। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला। इस समय तक मुंबई का हाल क्या था? CST, लियोपोल्ड, कामा हॉस्पिटल, हमले हो चुके थे। बड़े पुलिस अफसर शहीद। एक आतंकी मारा गया, एक पकड़ा गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 8 आतंकी अभी भी शहर में थे। हाँ, 8 आतंकी, और वो 3 बड़ी जगहों पर फैले हुए थे और उन्होंने वहां लोगों को बंधक बना लिया था। 2 आतंकी ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में, 2 नरीमन हाउस यानी चाबाड़ हाउस में और 4 आतंकी मुंबई की शान ताजमहल पैलेस होटल में। और इन जगहों पर भी उन्होंने घुसते ही फायरिंग की थी। साउथ मुंबई एक तरह से वॉर जोन बन गया था। हर तरफ सायरन, गोलियां, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, लोग घरों में कैद, डरे हुए, बस यही सवाल, ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। जाहिर है इन तीनों जगहों पर स्थिति बहुत गंभीर थी। आतंकी हथियारों से लैस थे और शायद इमारतों के अंदरूनी हिस्सों से वाकिफ भी थे, हेडली की रेकी की वजह से। मुंबई पुलिस, क्या वो तैयार थी इससे निपटने के लिए? मुंबई पुलिस ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन ये साफ हो गया था कि इस तरह के बंधक संकट से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग और साजो सामान की जरूरत थी, जो उनके पास शायद उस वक्त पूरी तरह से नहीं था। सबकी नजरें अब दिल्ली पर थीं, NSG पर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG कमांडोज, उन्हें कब बुलाया गया और वो कितनी देर में पहुंचे? इसमें कुछ देरी की बात भी होती है। हाँ, केंद्र सरकार ने तुरंत NSG को मुंबई भेजने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में कुछ घंटे लग गए। हमला शुरू हुआ था रात 9:30 बजे के आसपास, 26 नवंबर को। NSG का पहला दस्ता करीब 200 से ज्यादा कमांडोज का मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा 27 नवंबर की सुबह लगभग 3:30 बजे, मतलब करीब 7-8 घंटे बाद। ये देरी क्यों हुई? इस पर बाद में काफी चर्चा हुई। कहा गया कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, दिल्ली से मुंबई तक प्लेन अरेंज करने में वक्त लगा, फिर मुंबई एयरपोर्ट से ऑपरेशन की जगहों तक पहुंचने में भी समय लगा, समन्वय की कमी की भी बातें उठी। खैर, जब NSG पहुंची तो उनका मिशन क्या था? उनका मिशन साफ था। तीनों जगहों, ताज, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को आतंकियों से मुक्त कराना, बंदूकों को सुरक्षित छुड़ाना और सभी आतंकियों को मार गिराना। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। चलिए एक एक करके समझते हैं इन ऑपरेशनों को। पहले ओबेरॉय ट्राइडेंट, वहां क्या स्थिति थी? ओबेरॉय ट्राइडेंट में 2 आतंकी थे। उन्होंने होटल की लॉबी, रेस्टोरेंट्स और ऊपरी मंजिलों पर काफी तबाही मचाई थी। 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कुछ को बंधक बना लिया था। आतंकी लगातार पोजीशन बदल रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। NSG ने कैसे कार्रवाई की वहां? NSG ने 27 नवंबर की सुबह होटल में एंट्री ली।
उनका तरीका बहुत सधा हुआ था, फ्लोर दर फ्लोर, कमरा दर कमरा क्लियर करना शुरू किया। ये बहुत धीमी और खतरनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि हर कदम पर आतंकी हो सकते थे, बंधक हो सकते थे, रुक रुक कर भारी गोलीबारी होती रही। कितना समय लगा वहां? ओबेरॉय ट्राइडेंट का ऑपरेशन लगभग 3 दिन चला। 28 नवंबर को जाकर एनएसजी दोनों आतंकियों को मारने और होटल को सुरक्षित करने में कामयाब हुई। अब आते हैं नरीमन हाउस पर, चौबाड़ हाउस। ये तो एक रिहायशी इमारत जैसी थी, यहाँ क्या चुनौती थी? हाँ, नरीमन हाउस कोलाबा में एक 5 मंजिला इमारत थी। ये यहूदियों का एक सेंटर था। यहाँ रब्बी गेवरियल होल्सबर्ग, उनकी पत्नी रिवका और कुछ मेहमान थे। 2 आतंकी यहाँ घुस गए थे और उन्होंने रब्बी, उनकी पत्नी समेत कई लोगों को बंधक बना लिया था। यहाँ अंदर घुसना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, आतंकी ऊपरी मंजिलों पर थे, लगातार बाहर फायरिंग कर रहे थे, सीढ़ियां संकरी थीं, जमीनी हमला खतरनाक था। तो एनएसजी ने एक अलग प्लान बनाया। 28 नवंबर की सुबह हेलीकॉप्टर से छत पे उतरे? हाँ, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से एनएसजी कमांडोज को रस्सी के सहारे छत पर उतारा गया। ये बहुत जोखिम भरा था। जैसे ही कमांडोज ने नीचे उतरकर अंदर घुसने की कोशिश की, आतंकियों ने ग्रेनेड्स फेंके, फायरिंग की, भीषण लड़ाई हुई। कमांडोज को दीवारें तोड़कर भी अंदर घुसना पड़ा। और बंधकों का क्या हुआ? दुखद रूप से जब तक एनएसजी अंदर पहुंची, रब्बी होल्सबर्ग, उनकी पत्नी रिवका समेत 6 बंधक मारे जा चुके थे। शायद आतंकियों ने उन्हें पहले ही मार दिया था। लेकिन वहां से एक बच्चा बचा था, मुशे। नैनी सैंड्रा सैम्यूल, उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाई। वो उसे छुपाकर गोलियों के बीच से इमारत से बाहर ले आई थीं। मोशे की वो तस्वीर बाद में 26/11 की त्रासदी में उम्मीद की किरण का प्रतीक बन गई। अविश्वसनीय कहानी है ये। और अब सबसे बड़ा ऑपरेशन, ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की पहचान। यहाँ क्या हुआ? ताज होटल, यहाँ स्थिति सबसे ज्यादा जटिल थी। एक तो ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होटल है, बनावट पेचीदा, पुराने और नए विंग्स, कई रेस्टोरेंट्स, बॉलरूम्स, लंबे कॉरिडोर्स, सैकड़ों कमरे। यहाँ 4 आतंकी घुसे थे और उन्होंने होटल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सैकड़ों मेहमान और स्टाफ फंसे थे या बंधक थे। 4 आतंकी तो एनएसजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। यकीनन। एनएसजी ने 27 की सुबह ताज में भी ऑपरेशन शुरू किया। होटल को सेक्टर्स में बांटा, सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन आतंकी संख्या में ज्यादा थे और वो होटल के लेआउट का फायदा उठा रहे थे। कभी किचन में, कभी बॉलरूम में, कभी गेस्ट रूम में छिपकर हमला कर रहे थे। और आग भी लगा दी थी उन्होंने। वो तस्वीरें तो... हाँ, होटल के अंदर लगातार गोलियां, धमाके हो रहे थे। आतंकियों ने कई जगह आग लगा दी थी, खासकर हेरिटेज विंग में। टीवी पर ताज के गुंबद से निकलते धुएं की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। धुएं और अंधेरे से ऑपरेशन और मुश्किल हो गया था। बंदूकों को कैसे निकाला गया, जो लोग छिपे हुए थे? हाँ, बहुत लोग डरे हुए कमरों में बंद थे। बाथरूम में, अलमारियों में, एसी डक्ट्स में, बेसमेंट में, किचन में। एनएसजी कमांडोज और होटल स्टाफ ने अपनी जान पर खेलकर इन लोगों तक पहुंचने और उन्हें बाहर निकालने का काम किया। बहुत तनावपूर्ण, बहुत धीमा काम था ये। इसी दौरान वो लाइव टीवी कवरेज वाला विवाद भी हुआ था कि टीवी पर ऑपरेशन देखकर आतंकियों को मदद मिल रही थी। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा उठा। लगभग सभी न्यूज़ चैनल मुंबई से लाइव कवरेज कर रहे थे। एनएसजी की पोजीशन, उनकी मूवमेंट, उनकी स्ट्रैटेजी सब टीवी पर दिख रहा था। चिंता ये थी कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स यही लाइव कवरेज देखकर अंदर आतंकियों को गाइड कर रहे थे कि कमांडो कहाँ है, किधर से आ रहे हैं, कहाँ छिपो। ये तो बहुत खतरनाक था ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल, कमांडोज की जान खतरे में पड़ रही थी, ऑपरेशन की गोपनीयता भंग हो रही थी। एनएसजी ने मीडिया से अपील की कि वो लाइव कवरेज रोके, खासकर कमांडोज की मूवमेंट ना दिखाएं। कुछ चैनलों ने बाद में कवरेज सीमित की, पर शायद तब तक नुकसान हो चुका था। इस घटना ने मीडिया की जिम्मेदारी पर एक बड़ी बहस छेड़ी। ताज होटल में ये जंग कब खत्म हुई आखिरकार? ये सबसे लंबा चला। हाँ, लगभग 60 घंटे, मतलब करीब 2.5 दिन। लगातार भीषण लड़ाई, गोलीबारी, धमाके, आगजनी। इसके बाद 29 नवंबर 2008 की सुबह एनएसजी ने आखिरकार ताज होटल को पूरी तरह से आतंकियों से मुक्त करा लिया। 4 आतंकी मारे गए, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म हुआ। 60 घंटे का आतंक, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी। इन 60 घंटों में सभी जगहों को मिलाकर 166 लोग मारे गए, जिनमें 28 विदेशी नागरिक थे,
15 पुलिसकर्मी और एनएसजी कमांडोज भी शहीद हुए। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई हमेशा के लिए अपंग हो गए। शहर को भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जख्म वो मुंबई और भारत के मन पर लगा था। ताज के गुंबद से उठता धुआं उस जख्म का प्रतीक बन गया। हमले का वो दौर खत्म हुआ, लेकिन फिर शुरू हुआ सवालों का, गुस्से का, जवाबदेही का दौर। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था। लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। सबके मन में सवाल थे, इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? सुरक्षा कहाँ थी? खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? मीडिया ने भी इन सवालों को खूब उठाया। सरकार पर भारी दबाव था। और इस दबाव का असर हुआ। इस्तीफे हुए। हाँ, राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। केंद्र में यूपीए सरकार थी। हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और दबाव के चलते तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। शिवराज पाटिल? हाँ, उनकी जगह पी चिदम्बरम नए गृह मंत्री बने। उनके सामने चुनौती बड़ी थी। और महाराष्ट्र में राज्य सरकार में भी बदलाव हुआ है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी भूचाल आया। मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, गृह मंत्री आर पाटिल। उन पर भी लापरवाही के आरोप लगे। खासकर देशमुख का हमले के तुरंत बाद फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ ताज होटल जाना काफी विवादित रहा। हाँ, वो काफी खबरों में था। आखिरकार जन दबाव के चलते विलासराव देशमुख और आर पाटिल दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफों से शायद गुस्सा कुछ कम हुआ होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बार बार उठा वो था खुफिया विफलता का, इंटेलिजेंस फेलियर। क्या वाकई कोई चेतावनी नहीं मिली थी हमले से पहले? यही सबसे चिंताजनक बात है। बाद में जो तथ्य सामने आए, जो जांच हुई, उससे पता चला कि हमले से पहले कई स्पेसिफिक अलर्ट्स मिले थे। सिर्फ हमारी एजेंसीज रॉ, आईबी ने नहीं, बल्कि अमेरिका की CIA जैसी विदेशी एजेंसियों ने भी चेताया था। अच्छा, चेतावनियां किस तरह की थीं? क्या टारगेट बताए थे? हाँ, चेतावनियां काफी साफ थीं। कहा गया था कि लश्कर-ए-तैयबा समुद्री रास्ते से मुंबई पर एक बड़ा फिदायीन हमला करने की फिराक में है। कुछ चेतावनियों में तो ताजमहल होटल और नरीमन हाउस जैसे नामों का भी जिक्र था। नेवी और कोस्ट गार्ड को भी अरब सागर में संदिग्ध नावों के बारे में इनपुट मिले थे। तो फिर अगर इतनी साफ चेतावनियां थीं तो चूक कहाँ हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये समझ से बाहर है। यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब शायद सिस्टम की विफलता में है। प्रॉब्लम कई लेवल पे थी। पहली, हमारी अलग अलग खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां, वो अलग अलग काम कर रही थी। उनमें सूचनाओं को साझा करने, उनका विश्लेषण करने और मिलकर कार्रवाई करने का कोई मजबूत तंत्र नहीं था। जानकारी एक से दूसरे तक या केंद्र से राज्य तक ठीक से समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। मतलब जानकारी थी पर बिखरी हुई थी, कोई उसे जोड़ नहीं पाया, कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं हुआ। काफी हद तक यही। दूसरा, शायद खतरे को सही से आंका नहीं गया। चेतावनियां तो पहले भी मिलती थीं, शायद इस बार उनकी गंभीरता को या उनके इतने भयानक रूप लेने की आशंका को कम समझा गया। तीसरा, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार शायद इस लेवल के समुद्री हमले से निपटने के लिए तैयार ही नहीं थे, ना संसाधनों के लिहाज से, ना मानसिकता के लिहाज से। कुल मिलाकर ये एक मल्टी लेवल सिस्टमिक फेलियर था। हमले के दौरान जो 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहीद हुए, करकरे, कामटे, सालस्कर, उनकी शहादत को लेकर भी कुछ विवाद उठे थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वो क्या था? हाँ, ये एक दुखद और संवेदनशील मामला था। करकरे, कामटे, सालस्कर का एक साथ शहीद होना चौंकाने वाला था। तो कुछ हलकों से, खासकर सोशल मीडिया पर, कुछ राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठे कि क्या ये सिर्फ आतंकियों की गोलियों से हुआ या कोई साजिश थी। खासकर हेमंत करकरे का नाम लिया गया। क्यों? उनका नाम क्यों? क्योंकि वो उस समय 2008 के मालेगांव बम धमाकों की जांच कर रहे थे, जिसमें कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के लोगों के नाम आए थे। तो ये थ्योरी फैलाई गई कि शायद करकरे को रास्ते से हटाने के लिए 26/11 हमले का फायदा उठाया गया। लेकिन आधिकारिक जांच में क्या निकला? इन थ्योरीज में कोई सच्चाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने जो जांच समितियां बनाई, अदालत में जो सबूत रखे गए, उन्होंने इन सभी साजिशों को खारिज कर दिया। साफ निष्कर्ष यही था कि तीनों अधिकारियों की मौत कामा अस्पताल के पास आतंकियों से हुई अचानक मुठभेड़ में हुई थी। वो ऑपरेशनल मिसकम्युनिकेशन और बहादुरी से खतरे का सामना करने का नतीजा था। वो शहीद हुए थे। लेकिन हाँ, ऐसी त्रासदियों के बाद अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। चलिए अब उस पे आते हैं जो जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब, उसका मुकदमा, उसका अंत।
ये भारत की न्याय व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। बिल्कुल। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी थी, पर अब उसे कानून के दायरे में सजा दिलानी थी, वो भी निष्पक्ष तरीके से। 2009 में मुंबई में एक विशेष अदालत बनी। कसाब पर मुकदमा शुरू हुआ। सरकार की तरफ से वकील थे उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम जाना माना नाम है। कसाब का रवैया कैसा था कोर्ट में? क्या उसने अपना गुनाह माना? शुरू में तो उसने सब आरोपों से इनकार किया। हत्या, अपहरण, भारत के खिलाफ युद्ध, सब नकार दिया। वो कोर्ट में काफी ड्रामा करता था, कभी हंसता, कभी रोता, कभी बीमार होने का नाटक करता। बयान बदलता रहता था, कहता था मैं तो घूमने आया था, मुझे फंसा दिया। लेकिन सबूत तो बहुत मजबूत थे उसके खिलाफ। हाँ, सबूत बहुत मजबूत थे। चश्मदीद गवाह, सीएसटी की सीसीटीवी फुटेज, हथियार, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और सबसे बढ़कर उसके पकड़े जाने के हालात। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, सबूत सामने आए। कसाब का झूठ टिक नहीं पाया। आखिरकार दबाव में आकर उसने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या कबूल किया उसने? उसने माना कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का है, लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और बाकी 9 आतंकियों के साथ समुद्र के रास्ते मुंबई हमला करने आया था। उसने पूरी कहानी बताई। भारत ने इस मुकदमे से क्या संदेश दिया? भारत ने दिखाया कि इतने बड़े आतंकी हमले के बावजूद हमने आरोपी को कानून के तहत बचाव का पूरा मौका दिया, निष्पक्ष सुनवाई की। यह हमारे लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की मजबूती दिखाता है। और फैसला क्या हुआ? मई 2010 में विशेष अदालत ने कसाब को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। उसने हाई कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, दोनों जगह सजा बरकरार रही। दया याचिका भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दी और फिर उसे फांसी दे दी गई। हाँ, 21 नवंबर 2012 की सुबह पुणे की यरवदा जेल में कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। उसके शव को वहीं जेल में दफना दिया गया। कसाब की फांसी के साथ 26/11 के एक अहम चैप्टर का अंत हुआ। कसाब को तो सजा मिल गई, लेकिन हमले की पूरी साजिश, उसके पीछे के असली चेहरे, उनको बेनकाब करने में डेविड हेडली और तहवूर राणा की गिरफ्तारी का भी बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। 2009 में जब अमेरिका ने शिकागो में डेविड हेडली को पकड़ा, वो एक और हमले की योजना बना रहा था। तब 26/11 की साजिश की कई और परतें हुली। हेडली ने अमेरिकी जांचकर्ताओं के साथ एक डील की, प्ली बार्गेन, और 26/11 में अपनी भूमिका और पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। क्या बताया उसने? उसने विस्तार से बताया कैसे उसे लीटी और आईएसआई के अधिकारियों ने भर्ती किया, ट्रेनिंग दी, कैसे आईएसआई के मेजर इकबाल और समीर अली जैसे लोग शामिल थे, कैसे उसे खास तौर पर भारत में रेकी के लिए तैयार किया, कैसे उसने मुंबई आकर ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, सीएसटी सबकी रेकी की, वीडियो बनाए, नक्शे बनाए और ये सारी जानकारी पाकिस्तान भेजी। उसने साफ कहा कि हमले की योजना में आईएसआई के अधिकारी सीधे शामिल थे, उन्होंने उसे पैसे भी दिए थे। हेडली की गवाही, इसका अंतर्राष्ट्रीय असर क्या हुआ? ये गेम चेंजर था। पाकिस्तान के खिलाफ अकाट्य सबूत, जिसे अमेरिका ने भी माना। इससे पाकिस्तान का वो दावा खारिज हो गया कि ये सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स का काम था। साफ हो गया कि इसके पीछे पाकिस्तानी स्टेट, खासकर आईएसआई का हाथ था। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ा। और तहवूर राणा? हाँ, उसका कनाडाई पाकिस्तानी दोस्त तहवूर राणा, उसका भी रोल सामने आया। उसने हेडली को मुंबई में बिजनेस कवर इस्तेमाल करने में मदद की थी। हेडली को अमेरिका में सजा हुई, राणा को भारत लाने की कोशिशें चलती रहीं। जाहिर है इतने बड़े हमले ने भारत की सुरक्षा नीति को हिला दिया होगा। क्या बड़े बदलाव हुए इसके बाद? सुधार हुए? हाँ, 26/11 ने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीरता से सोचें। कई बड़े बदलाव हुए। पहला तो मानसिकता में। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें तेज हुईं। और जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र में, सुरक्षा बलों में? हाँ, वहाँ भी बड़े सुधार हुए। नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मकसद था अलग अलग एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ना ताकि रियल टाइम जानकारी मिल सके। मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर, इसे मजबूत किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच खुफिया जानकारी तेजी से शेयर हो सके। एनएसजी का विस्तार, एनएसजी की संख्या बढ़ाई गई, बेहतर हथियार दिए गए और सबसे जरूरी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में एनएसजी के रीजनल हब्स बनाए गए ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी पहुंच सकें। तटीय सुरक्षा, कोस्टल सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा फोकस एरिया बन गया।
क्योंकि हमला समुद्र से हुआ था। नेवी को जिम्मेदारी दी गई, कोस्ट गार्ड को मजबूत किया गया, तटीय पुलिस स्टेशन बढ़े, मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड आए, रडार और AIS का नेटवर्क बना। पुलिस का आधुनिकीकरण, राज्य पुलिस बलों, खासकर मुंबई पुलिस को भी आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए, QRTs यानी त्वरित प्रतिक्रिया दल बने, जैसे महाराष्ट्र में फोर्स 1। ये तो हुए नीतिगत और सुरक्षा के पहलू, लेकिन 26/11 ये मूल रूप से एक मानवीय त्रासदी थी। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इसे झेला, जिन्होंने अपनों को खोया, वो शायद सबसे ज्यादा असर करती हैं। बिल्कुल। आंकड़े 166 मौतें, हजारों घायल, ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार का दर्द है, एक छीना हुआ भविष्य है। उस रात की अनगिनत कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। कुछ उदाहरण जो स्रोत में हों? हाँ, कई हैं। जैसे ताज होटल के स्टाफ की बहादुरी। कई वेटर्स, शेफ, मैनेजर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की, मेहमानों को बचाया, छुपाया। कई खुद मारे गए। ताज के जनरल मैनेजर थे करमबीर कांग। उन्होंने अपने परिवार, पत्नी और 2 छोटे बच्चों को होटल में खो दिया, लेकिन वो खुद अंत तक ड्यूटी पर रहे, मेहमानों को बचाते रहे। अविश्वसनीय। ओबेरॉय में एक विदेशी कपल था, शादी की सालगिरह मनाने आया था। हमले में पति को गोली लगी। पत्नी जानती थी वो नहीं बचेगा, पर छोड़ना नहीं चाहती थी। मरते हुए पति ने उसे जाने को कहा। वो बच गई, पर वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। और नन्हे मोशे की कहानी? हाँ, नरीमन हाउस के मोशे हुल्सबर्ग की। 2 साल का बच्चा जिसने माँ बाप को खो दिया, उसकी नैनी सैंड्रा सैमुअल की हिम्मत जो उसे गोलियों के बीच से बचा लाई। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि आतंकवाद का शिकार सिर्फ शरीर नहीं होता, आत्मा भी होती है। जख्म शायद कभी नहीं भरते। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच मुंबई शहर की प्रतिक्रिया की बहुत तारीफ हुई। मुंबई स्पिरिट, ये क्या था? मुंबई स्पिरिट, हाँ, ये जुमला बन गया। ये दिखाता है मुंबई के लोगों का लचीलापन, उनकी जिंदा दिली। हमले के अगले ही दिन 27 नवंबर को जब ऑपरेशन चल ही रहे थे, गोलियों के निशान ताज़ा थे, हवा में डर था, तब भी लाखों मुंबईकर घरों से निकले, काम पर गए। लोकल ट्रेनें चलीं, दफ्तर खुले। क्या ये डर का ना होना था या कुछ और? शायद डर को अपने ऊपर हावी न होने देने का जज्बा था। ये एक संदेश था आतंकियों को, दुनिया को, कि तुम हमें डरा सकते हो, जख्मी कर सकते हो, पर रोक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। शहर की रफ्तार को थमने नहीं देंगे। हाँ, शहर दुखी था, गुस्से में था, सदमे में था, पर उसने हार नहीं मानी। इसी को मुंबई स्पिरिट कहा गया। बेशक इसके पीछे दर्द भी बहुत था। दर्द तो था ही, लेकिन बाहरी तौर पर शहर ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति दिखाई। तो 26/11 को अब 1.5 दशक से ज्यादा हो गए। पीछे मुड़कर देखें तो क्या मुख्य सीख मिलती है हमें? 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सबक है। पहला, सतर्कता और तैयारी। राष्ट्रीय सुरक्षा में लापरवाही की कोई जगह नहीं है, हमेशा चौकन्ना रहना होगा। दूसरा, समन्वय। हमारी सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, जानकारी साझा करनी होगी। साइलोज में काम करना खतरनाक है। और आतंकवाद के असली चेहरे को पहचानने का सबक। बिल्कुल। 261 ने आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा दिखाया कि कैसे धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जाता है। हमें इसके वैचारिक आधार पर भी चोट करनी होगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या ये लड़ाई खत्म हो गई है या खतरा अभी भी है? लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि आतंकवाद का रूप बदल रहा है। अब खतरा सिर्फ बड़े गुटों से नहीं, लोन वुल्फ हमलावरों से भी है। साइबर आतंकवाद एक नई चुनौती है। ड्रोन हमले, खतरा बढ़ रहा है, हमें तैयार रहना होगा। तो अंत में उन शहीदों और पीड़ितों को कैसे याद रखें? उनकी शहादत, उनके बलिदान को कभी न भूलें। उनकी याद सिर्फ अफसोस के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए हो। सतर्क रहने की, एकजुट रहने की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को मजबूत रखने की। यह हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं, भारत की आत्मा पर था। और भारत ने जो जवाब दिया, संयम, दृढ़ता, न्याय के रास्ते पर चलकर, वो संकल्प कायम रहना चाहिए। हम शांति प्रिय हैं, पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। हम टूट सकते हैं, पर झुकेंगे नहीं। जाते जाते एक विचार। इतने साल हो गए, सुधार हुए, पर क्या आज हम वाकई ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर
26/11 जैसे हादसों से मिले सबकों को हम अपनी रोजमर्रा की सतर्कता और राष्ट्रीय चेतना में कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये सवाल शायद हम सबको सोचते रहना चाहिए। बिल्कुल, आत्ममंथन, निरंतर सुधार और सामूहिक जागरूकता, यही रास्ता है। इसी विचार के साथ 26/11 मुंबई हमले पर हुई इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको उन घटनाओं, साजिश, मानवीय त्रासदी और सबकों को गहराई से समझने में मददगार रहा होगा।